देख लेते हैं क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। मैं बोर्ड पर कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूं जो आपने अभी हाल फिलहाल पढ़े हैं। ओके, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, ये 4 फॉर्मूलाज आपके पास है। इस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हम इन 4 फॉर्मूलाज से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, कैसे? अब पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। आपने नोटिस किया होगा क्रिकेट मैच, हाँ, momentum is equal to mass into velocity. P is the product of m and v. Okay? हाँ जी। Now इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने क्रिकेट मैच ऑब्जर्व किया है, हर कोई क्रिकेट देखता ही है। हाँ जी। सो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब बॉलर ने बॉल डाली, राइट, क्रिकेटर ने बहुत जोर से बॉल को हिट किया। अब एक फील्डर कैच करना चाह रहा है। ठीक, 2 तरीके आपने देखा होगा कि जब बॉल फील्डर के पास आती है तो फील्डर बॉल को यहां कैच ना करके वो अपने हाथ पीछे करके बॉल को कैच करता है। यस और नो? कई फील्डर्स ऐसे भी कैच लेते हैं, लेकिन कुछ फील्डर्स क्या करते हैं, दोनों हाथ को नीचे लेके जाते हैं और फिर बॉल आकर कैच करते हैं। यस, तो ऐसा क्यों किया गया? जब यस, एग्जैक्टली करेक्ट, ऐसा क्यों किया गया? इंस्टेड की बॉल को यहां कैच किया जाए, फील्डर ने अपने हाथों को ऐसे किया, he pulled his hands downwards so that he can increase the time of the catch. कैच पकड़ने के लिए फील्डर टाइम को बढ़ा सके। ठीक, जितना हाथों को नीचे ले जाकर कैच करेगा, टाइम उतना बढ़ जाएगा। सो अब ध्यान से देखना, टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, राइट? वेलोसिटी कम हो गई, टाइम बढ़ा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कम। एंड अगर एक्सीलरेशन कम हो गया, अब फोर्स के साथ एक्सीलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सीलरेशन के कम होने से फोर्स भी कम हो जाएगी। हेंस जब ये बॉलर बॉल को नीचे अपने हाथ लाकर कैच करेगा तो कम फोर्स लगेगी बॉलर के हैंड्स पे एंड उसे चोट नहीं लगेगी। समझ आया? बॉलर जब बॉल डाल रहा है, बैट्समैन ने जोर से हिट किया, लेट्स से बाउंड्री जाने वाली है, बट फील्डर ने बाउंड्री पर कैच पकड़ ली। ठीक, तो फील्डर ने क्या किया? उसने अपने हाथों को नीचे लाया। हाथों को नीचे लाने से बॉलर ने टाइम को इंक्रीज करा। टाइम इंक्रीज करने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब हाथों में आने पर वेलोसिटी एकदम से 0 नहीं होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड फिर वो हाथों में आकर 0 हो गई। सो वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से एक्सीलरेशन कम हो गया, एक्सीलरेशन के कम होने की वजह से फोर्स कम हो गई, क्योंकि एक्सीलरेशन और फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है। आप इसमें मोमेंटम को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि वेलोसिटी कम हुई,
वेलोसिटी कम होने की वजह से मोमेंटम कम हुआ एंड हेंस फोर्स कम हो गई, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम कम हो रहा है तो फोर्स भी कम होएगी, तो फील्डर को चोट नहीं लगेगी। समझ आया फर्स्ट एग्जाम्पल? मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यही सारे फैक्टर्स आएंगे हर बार, ठीक है। सपोज करिए एक कराटे प्लेयर है, ठीक है, देयर इज अ कराटे प्लेयर एंड इसके सामने ये पाइल ऑफ टाइल्स रखी हुई है, देयर आर पाइल ऑफ टाइल्स केप्ट। अब ये कराटे प्लेयर वन गो में फोर्स लगाकर इस पाइल ऑफ टाइल्स को तोड़ देता है, राइट। टाइल्स रखी है, जोर से हाथ मारेगा और ये टाइल्स टूट जाती है। टाइल्स रखी है उसके सामने, उसने झटके से हाथ मारा और टाइल्स टूट गई, राइट। अब ये कैसे हुआ? कराटे प्लेयर ऐसे धीरे धीरे हाथ को लाकर तो नहीं मारता, वो एकदम झटके से टाइल्स पे अपना हाथ मारता है, यानी कि इन वन गो द कराटे प्लेयर हिट्स द पाइल ऑफ टाइल्स। सो झटके से मारने में टाइम को कराटे प्लेयर ने किया कम। टाइम के कम होते ही वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो एक्सीलरेशन बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ गया, राइट। मोमेंटम बढ़ा तो फोर्स बढ़ गई, यानी कि कम टाइम में उस कराटे प्लेयर ने फोर्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसने झटके से टाइल्स पर एक स्ट्रोक दिया एंड टाइल्स टूट गई, राइट। सो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? दैट व्हेन अ कराटे प्लेयर हिट्स अ पाइल ऑफ टाइल at one go, he decreases the time of impact. So on decreasing the time, the karate player increases its velocity and hence acceleration. So the momentum and the force of the karate player increases and hence the pile of the tiles breaks in one go. ठीक है, एक झटके में उस कराटे प्लेयर ने टाइल्स को तोड़ दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। आपने नोटिस किया होगा कि जब एथलीट्स हाई जंप कर रहे होते हैं, हाई जंप करने में क्या होता है, दूर से एथलीट भागता हुआ आ रहा है एंड वो एकदम से हाई जंप लेता है एंड हाई जंप लेने के बाद उस एथलीट को सैंड बेड में गिराया जाता है, मिट्टी पर वो अपनी जंप लेता है, यस और नो। हाई जंप ली और मिट्टी, हाँ, राइट। वो आएगा अभी, वो थर्ड लॉ है, वो भी आएगा, राइट। सो उस एथलीट ने सैंड पे जंप किया। सैंड में जंप करने से क्या होता है, द फीट ऑफ द एथलीट दे गो डीप डाउन इनटू द सैंड, दे संक इनटू द सैंड, सैंड के अंदर उसके पैर धंस जाते हैं, राइट। तो सैंड डालने के पीछे क्या रीजन है? एथलीट जब सैंड पे कूदा, सैंड के अंदर उसके पैर चले गए, पैर अंदर जाने की वजह से टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी एक्सीलरेशन कम हुआ, एक्सीलरेशन कम होने से मोमेंटम और फोर्स भी कम हो गया, तो एथलीट को चोट नहीं लगेगी। आपने उस एथलीट को जब सैंड पे कूदाने को बोला है तो कम फोर्स लगेगी उसके ऊपर। या मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं कि एक तरफ कंक्रीट फ्लोर है और एक तरफ सैंड है, सैंड बेड है, ठीक, आप दोनों पर कूदो, नेचुरली
जब आप कंक्रीट फ्लोर पे, पक्के फर्श पे कूदोगे तो आपके पैरों में चोट ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू अ सैंड बेड। क्यों होगा ऐसा? जब आप कंक्रीट फ्लोर पे कूदते हो, कंक्रीट फ्लोर पे आप एकदम से गिरते हो, तो एकदम से जब गिरोगे तो टाइम आपने क्या करा? कम कर दिया। कम टाइम में आप एकदम झटके से कूदे, टाइम कम होने से वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सीलरेशन बढ़ गई, एक्सीलरेशन बढ़ने से फोर्स बढ़ गया। तो जब आप एक कंक्रीट फ्लोर पे कूदोगे ज्यादा फोर्स लगेगी आपके पैरों में एंड यू माइट गेट हर्ट। Whereas when you jump on a sand bed, so you increases the time of the jump. क्योंकि आपके पैर मिट्टी में नीचे की तरफ जब धसेंगे तो आप टाइम को बढ़ा रहे हो। टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दोनों कम होंगे, मोमेंटम और फोर्स कम हो जाएगा, तो आपको चोट नहीं लगेगी। समझ आया? So these are the examples of second law, right? So the question is, which would require a greater force? Accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meters per second square? Okay, now the first step is to write down all the quantities that are given. क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है कि किन दो सिचुएशंस में से किस में ज्यादा फोर्स लगेगी? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, यस करेक्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस, फर्स्ट सिचुएशन में आपको m1 गिवन है 2 kg, a1 गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? दूसरी सिचुएशन में आपको मास गिवन है 4 kg और आपको एक्सीलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये पता करना है कि दोनों सिचुएशन में किस पे फोर्स ज्यादा लगेगी। सो फ्रॉम द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, so we directly apply the formula F is equal to ma. So F1 is equal to m1 a1. So 2 into 5. So we get 10 Newton as the first force. Right? Similarly, we calculate F2 as m2 a2. So this is 4 into 2, 8 Newton. And you can clearly see that 10 Newton is greater than 8 Newton. So in the first case, you require a greater force. Now the question says, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and the force acting on it if its mass is 7 tons. Okay, now the first step is to write down all those quantities which are given to us. Now, truck starts from rest. ट्रक ने रेस्ट से चलना शुरू किया है. दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. Yes, correct. Then it travels a distance of 400 meters. That means आपको distance भी given है 400 meters in 20 seconds. So time is also given 20 seconds. Right? What else? Mass is given 7 tons. And 1 ton is equal to 1000 kg. So mass is 7000 kg. Clear?
And what we need to calculate? We need to find the acceleration and the force. So A and F we need to calculate. Right? Now the first step it is to see what we are given. U, S, T and M are given. इन चारों चीजों को यूज करके हम यस करेक्ट, सो इन चारों को यूज करके हमें ए निकालना है. नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विद अस. सो सेकेंड इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. देखो S राइट, सो देखो ध्यान से, S गिवन है, U गिवन है, T गिवन है. सो हम A निकाल सकते हैं यहां से. राइट, सो S इज 400, U इज 0, T इज 20 प्लस हाफ A इंटू 20 स्क्वायर. राइट, सो ये कितना आया? 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू 400. राइट, सो इधर ले जाओ इसको. 400 इंटू 2 अपॉन 400 इज इक्वल टू A. तो 400 हो गए कैंसिल. तो यहां से A आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो A आ गया. अब डायरेक्ट फॉर्मूला है फोर्स का, F इज इक्वल टू M इंटू A. M आपको गिवन है 7000, A आपको गिवन है 2, सो आपके पास 14,000 न्यूटन फोर्स आ गई. The question is, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? Right? Now the question says, एक लेक है, उस लेक का, ये लेक है, ठीक है, इसका सरफेस ऊपर का फ्रोजन है, बर्फ जम गई उस पर. इस लेक पर आपने एक स्टोन को फेंका, ये स्टोन आगे गया और इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी और ये स्टोन रुक गया. आपको ये निकालना है कि इस स्टोन और इस आइस के बीच में कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगी थी. क्लियर? सो हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. अ स्टोन ऑफ 1 kg, सो मास इज गिवन 1, राइट, and it is thrown with a velocity of 20 meter per second. आपने स्टोन को yes इतनी वेलोसिटी देकर फेंका है. So that means this is initial velocity, right, across the frozen surface of a lake and comes to rest. स्टोन रेस्ट पर आ गया. Yes, that means final velocity is 0. Correct. After traveling a distance of 50 meters. So S भी आपको given है 50 meters. Right? आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स निकालनी है. राइट? नाउ फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करें? सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन. यस, करेक्ट, राइट. So first step is to calculate acceleration. So we will apply third equation of motion, v square minus u square equals to 2as. क्यों? क्योंकि मुझे v भी गिवन है, u भी गिवन है, s भी गिवन है, तो बड़े आराम से मैं यहाँ से a निकाल सकती हूँ. So v is 0,
minus u is 20. This is equal to 2 into a into s भी given है 50. करेक्ट. तो ये कितना आया, -400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए. तो यहां से a आ गया मेरे पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव एक्सीलरेशन मिल गया मुझे. करेक्ट. नाउ आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. F इज इक्वल टू ma. m मुझे गिवन है 1, a अभी मैंने निकाला -4. सो द करेक्ट आंसर इज -4 न्यूटन. एंड सिंस you are getting this minus sign over here, minus sign indicates opposite direction. और ठीक भी है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी. ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए नेगेटिव आया है. Right? So this negative sign indicates opposite direction. So this is the force of friction -4 Newton. A motor car is moving with a velocity of 108 kilometers per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the car if its mass along with the passengers is 1000 kg. Right? So write down what is given. A car moving with a velocity of 108 kilometers per hour. एक कार ऑलरेडी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी. राइट. इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. सो वी गेट 30 meters per second and it takes 4 seconds. So time is given 4 seconds to stop. रुक गई है कार. So V is 0 after the brakes are applied. Right? Mass is given 1000 and you need to calculate the force. F निकालना है आपको. Right? So same thing. फोर्स का फॉर्मूला है मेरे पास m इंटू ए. m है मेरे पास, a नहीं है. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. राइट. वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. नाउ सिंपल फॉर्मूला लगाओ. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सब कुछ गिवन है मुझे. v इज 0, u इज 30 प्लस a निकालना है, t गिवन है 4. तो यहां से a कितना आ गया मेरे पास, -30/4. राइट. सो a इज -30/4 meter per second square. Now put the values. Mass is 1000, a is -30/4. सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 7500 न्यूटन. एंड माइनस का साइन आ रहा है बिकॉज द नेगेटिव साइन, इट टेल्स यू दैट दिस फोर्स is exerted by the brakes and it is exerted in the opposite direction to the direction of the motion of the car.